ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है आगामी समय में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व प्रधान वैज्ञानिक गौहर रजा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। भारत की G20 प्रेसिडेंसी में स्पेस इकोनॉमी के सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स की आज एक चौथी बैठक बेंगलुरु में शुरू हुई है और टुवर्ड्स ए न्यू स्पेस एरा इस थीम पर ये 2 दिन चलने वाली बैठक आधारित है, जिसमें कि अंतरिक्ष क्षेत्र की जो कई एजेंसियां हैं और G20 देशों के अंतर्राष्ट्रीय जो इंडस्ट्रीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव और कई और अन्य देशों के रिप्रेजेंटेटिव इस स्पेस इकोनॉमी की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और बैठक में जहां तक चर्चा की बात है तो इसमें स्पेस सेक्टर में कॉपरेशन और साथ ही किस तरह से दुनिया भर में एक बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए स्पेस इकोनॉमी का रोल, इस विषय पर विस्तार से बात हो रही है। साथ ही साथ एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल स्पेस इकोनॉमी की भी इसमें चर्चा हो रही है। तो आज इसी विषय के हवाले से हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं स्पेस इकोनॉमी और बदलते समय के साथ किस तरह से स्पेस सेक्टर एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं पूर्व प्रधान वैज्ञानिक गौहर रजा साहब। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। बेहद शुक्रिया जनाब। तो जिस तरह से आज हमारा जो स्पेस सेक्टर है उसकी अहमियत को हम देखें तो उसमें स्पेस सेक्टर की जो भूमिका है, अहमियत है, वो टेलीकम्युनिकेशन से लेकर डिजास्टर की सूचनाओं से लेकर आज एक अलग तरह से भी देखी जा रही है, जिसमें कि हम एजुकेशन, हेल्थ और यहां तक कि रूरल डेवलपमेंट और इस तरह के जो फंडामेंटल जरूरत हैं उनमें भी हम स्पेस एक सेक्टर को देख रहे हैं। तो जिस तरह से स्पेस सेक्टर एक बड़ा अहम क्षेत्र बनकर उभरा है, इसमें भारत का या किसी भी देश का आगे आना क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो इस मामले में हमारे श्रोताओं को आप बताएं। एक जमाना था जब बहुत सारे लोग ये कहा करते थे कि गरीब मुल्क है, आप स्पेस में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें क्यों पैसा लगा रहे हैं, इससे तो कुछ मिलना नहीं है। आज दुनिया ये जानती है कि सारा भाई हों, होमी जहांगीर भाभा हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू या उस वक्त के और नेता हों, उनका कितना लंबा विजन था। उनको अपनी चिंता नहीं थी, उनको ये चिंता थी कि आगे आने वाले वक्तों में जिस तरह वो दुनिया को फैलता हुआ देख रहे थे, बढ़ता हुआ देख रहे थे, उसमें हमारी नस्लें पीछे ना रह जाएं, और इसलिए हमने स्पेस में इन्वेस्ट किया। आज इसको एक नए आयाम में देख रहे हैं हम। जो करंट इस वक्त इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न हैं, उनको अगर सबको इकट्ठा किया जाए तो वो 3.85 बिलियन है, और ये आगे आने वाले वक्तों में $6 बिलियन तक पहुंचने जा रहा है दुनिया भर। और इसे ही शायद हम स्पेस इकोनॉमी कहते हैं। इसको हम स्पेस इकोनॉमी कहते हैं। और ये सोचना इस वक्त जरा सा मुश्किल है, हालांकि बहुत सारे आंकड़े इकट्ठा करके बातें की जा रही हैं कि आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होंगी या कौन से दरवाजे खुलने जा रहे हैं। तो अभी ये नेसेंट स्टेज में है, यानी बाल व्यवस्था में है, लेकिन आगे आने वाले वक्तों में ये एक बहुत अहम सेक्टर होने जा रहा है। और जैसा आपने कहा कि इसका दखल दुनिया के हर हिस्से में और हमारी जिंदगी के, यानी इंसानी जिंदगी के हर पहलू पे इसका असर पड़ने जा रहा है। वो आप चिकित्सा देख लें, जिसमें रोबोटिक्स का इस्तेमाल करके एक मुल्क में अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो उसका दूसरे मुल्क में इस्तेमाल किया जाना, वो स्पेस के थ्रू ही होने जा रहा है। कम्युनिकेशन पूरा का पूरा स्पेस के थ्रू। उसी तरह से जैसे आपने कहा, डिजास्टर हो या नेविगेशन हो, नेविगेशन यानी जो आमद और रफ्त होती है, जो हमारे पानी में जहाज चलते हैं, हवाई जहाज चलते हैं, या सड़क के ऊपर माल ले जाना, ट्रक का लाना, कार का चलना, साइकिल का चलना, ये सब कुछ, और हमारा फोन तो हमारी जिंदगी का आधा हिस्सा हो ही गया है। तो हमारी जिंदगी अब कैद है स्पेस के साथ, यानी स्पेस इकोनॉमी जो है वो हमारी जिंदगी के हर पहलू को असरअंदाज करने जा रही है। और जो मुल्क इसमें पीछे रह जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे, जो आगे बढ़ेंगे और जिम्मेदारी के साथ इस एरिया में कदम बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे और उससे आगे बढ़कर साइंसेस डेवलप करेंगे, वो देश जो है वो आगे आने वाले वक्तों में ज्यादा विकसित होंगे। इसलिए ये एरिया बहुत ज्यादा अहम बन जाता है।
तो आज जिस बात का आपने जिक्र किया कि किस तरह से आने वाले समय में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के तौर पर स्पेस इकोनॉमी उभरने वाली है, इसी बात को आज अपने एड्रेस में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कोट किया था कि आने वाले वक्त यानी आने वाले दशक में नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के तौर पर अंतरिक्ष का जो ये क्षेत्र है उभर सकता है। और अर्थव्यवस्था का जहां तक बात है तो उसके कई आयाम हैं, तो उसमें हर आयाम में जैसा कि हमने जिक्र भी किया कि स्पेस का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत निश्चित रूप से जैसे कहा भी जाता है कि वैसे तो डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन स्पेस के क्षेत्र में एक डेवलप्ड कंट्री है, यानी हम वो ऊंचाइयां हासिल कर चुके हैं स्पेस सेक्टर में जो एक डेवलप्ड कंट्री के पास जिस तरह की सफलताएं होनी चाहिए। यानी हमारा एक समृद्ध स्पेस मतलब विरासत भी है और अब भी हम नए इनिशिएटिव्स के जरिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भारत की पोजीशन के बारे में आप? देखिए, जो हालत 1963 में जब हमने ये जिम्मेदारी अपने मुल्क के लिए सौंपी थी साइंटिस्ट के, वैज्ञानिकों के हाथों में कि वो स्पेस का सेक्टर में आगे बढ़े, उस वक्त हमने ये नहीं सोचा था कि ये इकोनॉमी के ऊपर हम नजर डाल रहे होंगे। इस वक्त दुनिया भर में जो स्पेस क्राफ्ट गए हैं ऊपर या सैटेलाइट गए हैं, जिनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं यानी वस्तु के नाम से जिनको जाना जाता है स्पेस में, वो 5168 हैं। इनमें हमारा शेयर भी मौजूद है। हमने अपने देश के लगभग 100 सैटेलाइट 100 लॉन्चेस की हैं, सैटेलाइट ज्यादा हैं, 100 लॉन्चेस की हैं हमने, और दूसरे देशों की 300, यानी दूसरे देशों के लिए हमने 300 सैटेलाइट्स वगैरह भेजे। और आज हमारा जो शेयर है दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी में वो 2 से 3% के करीब का है। इसके बीच में कुछ शेयर है, थोड़ा बहुत बढ़ता घटता रहा है। तो अगर हम देखें तो जिस तरह से सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बढ़ा है हमारा वैज्ञानिक इस देश का, उसने पहले इसरो बनाया और आज खासतौर से कोविड को अगर देखें तो कोविड से पहले 5 प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज थी, अब वो बढ़ करके लगभग रजिस्टर्ड कंपनीज जो हैं वो 140 हैं, इनमें से 20 के करीब ऑपरेट कर रही हैं पूरी तरह से और वो आगे बढ़ रही हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ रहा है मामला और पब्लिक सेक्टर है वो भी अच्छी पहुंच वो रखता है इस एरिया में। लेकिन ये मार्केट बहुत बड़ा है और इसमें 2 से 3% का शेयर होना बहुत थोड़ा है जी। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ये शेयर तेजी से बढ़े और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये शेयर बढ़ करके 10% हो जाएगा, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं। हमारी अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो इसको थोड़ा सा जल्दी बता रही हैं कि हम टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे, यानी 10% तक का। जो हमारा सबसे बड़ा फायदा है वो है इकोनॉमी का फायदा, यानी हम जो विकसित देश हैं जो लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो बाहर भेजते हैं सैटेलाइट्स वगैरह को, और अभी तक ज्यादातर ये आधारित है सैटेलाइट के ऊपर, तो और देश हैं उनके यहाँ कीमत कहीं ज्यादा होती। हम क्योंकि ओवरऑल कीमत लॉन्च की घटा देते हैं, इसलिए इंश्योरेंस की कीमत भी बहुत घट जाती है। यानी जो लॉन्च व्हीकल होती है वो और जो सैटेलाइट होते हैं वो इंश्योर किए जाते हैं, क्योंकि पूरा यकीन होने के बावजूद कि वो सफलता तक पहुंचेंगे, ये खतरा हमेशा रहता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और इसलिए उनका जो कॉस्ट होती है इंश्योरेंस की, यानी इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी बड़े पैमाने पर लॉन्च के साथ जुड़ी हुई है या स्पेस सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर किसी देश को हमें इस्तेमाल करना है, यानी हमको अपनी सर्विसेज उसके हाथ में बेचनी है और उन्हें इन्वेस्ट करना है, तो वो हमारी तरफ रुजू करेंगे, इसलिए कि हम कहीं ज्यादा सस्ते में वही काम करके दिखा सकते हैं जो बाहर के दूसरे देश जरा महंगे में करेंगे। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उसको आगे बढ़ाएं। इसी तरह से हमें ये भी देखना होगा कि हम सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री को इसमें इंक्लूड ना करें। दूसरे देशों को इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज को और यूनिवर्सिटीज के बाद कॉलेजेस को और कॉलेजेस से नीचे स्कूल तक को उन्होंने अलग अलग लेवल पे साथ लिया है, ताकि रिसर्च के जो एरिया है वो एक्सपैंड हो जाए। टेक्नोलॉजी के बाद रिसर्च के ऊपर ध्यान देना मुल्क को बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बिंदुओं पर ध्यान दिलाया। एक सवाल स्पेस इकोनॉमी को से जुड़ा हुआ मैं आपसे के सामने ये रख रहा हूं कि जैसे अब ज्यादातर हम देख रहे हैं कि
अब साझेदारी पर फोकस है देशों का, जैसे चाहे वो बायलैटरल कॉपरेशन हो, मल्टीलैटरल कॉपरेशन हो। हाल ही में प्रधानमंत्री यूएस गए तो वहां भी स्पेस एग्रीमेंट्स भी काफी मात्रा में, उन पर भी काफी समझौते हुए। यानी अब जितनी भी विजिट्स हो रही हैं कई देशों के बीच में आपसी विजिट्स, उसमें एक स्पेस एग्रीमेंट भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और ये मल्टीलैटरल बायलैटरल कॉपरेशन कितना जरूरी है आपस में देशों का, जिससे कि जो स्पेस सेक्टर है वो एक पूरी दुनिया का साझा क्षेत्र बनकर उभरे, जिससे कि हम इस क्षेत्र की क्षमता को ज्यादा से ज्यादा उसका दोहन करके उसका फायदा ले सकें। आपने बहुत अहम सवाल उठाया है, खास तौर से स्पेस के लिए। वैसे तो ये सवाल पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हमारे सामने या इंसानियत के सामने हमेशा ही खड़ा रहा है कि क्या हमें बचा के रखना चाहिए, हमें छुपा के रखना चाहिए। स्पेस टेक्नोलॉजी में खास तौर से कोल्ड वॉर के जमाने में ऐसा माहौल पैदा किया गया था दुनिया भर में कि सारी टेक्नोलॉजीज को छुपा के बचा के रखो, दूसरों को पता ना लगने पाए। लेकिन अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी के इतिहास पर नजर डालें तो हमको ये पता लगता है कि सभ्यताओं ने जब एक दूसरे से लेना बंद कर दिया तो फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहां खत्म होने लगी और अक्सर सभ्यताएं जो हैं वो पतन की तरफ चल, जिसका मतलब ये है कि पुरानी बातें, पुरानी चीजें बार बार दोहराने से काम नहीं चलता है, लेन देन से हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि उन देशों को खाली फायदा होता है जो देश विकसित हैं इस बात का, लेन देन का, बल्कि जो विकसित नहीं है अगर उनके साथ कोऑपरेशन होगा तो दोनों को फायदा होगा और बराबर का फायदा होता है। मेरी समझ के हिसाब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कम ज्यादा फायदा नहीं हुआ करता और जो फायदा होता है वो पूरी मानवता को होता है। इसलिए बहुत जरूरी है ये कोऑपरेशन जो किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर हम नजर डालें तो हमें ये पता लगता है कि हमारी लॉन्चेस सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लॉन्चेस में आती है, यानी हमारी लॉन्चेस में फेलियर रेट बहुत कम। तो अगर ये फेलियर रेट कम है तो इसी वजह से है कि हमने दूसरों से सीखा। जो हमसे पहले लॉन्चेस की गई थी, जिसमें रूस और अमेरिका दोनों शामिल थे, वहां आज के हिसाब से भी फेलियर रेट कहीं ज्यादा है परसेंटेज वाइज। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन बहुत जरूरी होता है और सारे देशों को उसी नजर से देखना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कि अगर तुम बांटोगे जितना, उतना तुम्हारा भी इल्म बढ़ेगा, तुम्हारा भी ज्ञान बढ़ेगा। तो कॉपरेशन के साथ साथ जैसा कि G20 बैठक में रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमी की भी बात हो रही है और स्पेस सेक्टर में भी इसे लागू करने की बात हो रही है, तो इन और देशों का ध्यान बहुत जरूरी है। आखिर में एक टिप्पणी में भारत की हाल ही में की गई कुछ पहल पर भी चाहूंगा। जैसे हाल ही में इंडियन स्पेस पॉलिसी आई है, भारत में हमारे पास अब 400 से ज्यादा स्टार्टअप्स और कंपनियां हैं जो अंतरिक्ष क्षेत्र में रजिस्टर्ड हैं और अपना काम कर रही हैं। तो भविष्य क्या देख रहे हैं आप आगे आने वाले 5 से 10 साल में भारत का, कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं और हमारी क्या क्या भूमिका हो सकती है संक्षेप में? अगर देश के अंदर साइंस की तरफ रुझान है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो रहा है, तो मैं देश का भविष्य बहुत ताबनाक खूबसूरत देखता हूँ। मुझे चिंता तभी होती है जब अगले आने वाली नस्लों का रुझान साइंस से हटकर और किसी तरफ चला जाता है। अगर ये रुझान हटता है तो हमें ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जिससे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फले फूले इस देश के अंदर और साइंटिफिक टेम्पर लोगों तक पहुंचे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी के आइलैंड्स नहीं बनाए जा सकते। किसी देश के अंदर एक इसरो के अंदर अच्छा काम होता रहेगा लंबे समय तक, या एक एटॉमिक एनर्जी इंस्टॉलेशन के अंदर अच्छा काम होता रहेगा, ऐसा नहीं हुआ करता। अगर देश के अंदर ये माहौल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो रही है और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो रहा है, तो हमारे ये सारे इंस्टीट्यूशंस, खास तौर से स्पेस के इंस्टीट्यूशंस फले फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे और मेरी दुआ भी यही है कि ऐसा ही। गौहर रजा साहब, बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में जुड़े और अपने अनुभवों के साथ आपने बड़े अहम विचार हमारे सुनने वालों के साथ साझा किए। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आगामी समय में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व प्रधान वैज्ञानिक गौहर रजा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।